ठीक है बलराज, मैं इसे पूरे वीडियो स्क्रिप्ट स्टाइल में शुरू कर रहा हूँ। चैनल इंट्रो प्लस सपोर्ट अपील, फिर सीधे स्टोरी ताकि आप इसे बिना एडिट किए भी पढ़ सकें। चैनल इंट्रो, सपोर्ट, मैसेज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉवल एक्सप्लेन हिंदी, जहां हम लेकर आते हैं वेब नॉवेल, चाइनीज़ नॉवेल और पावर पॉलिटिक्स से भरी कहानियों की डीप हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, आज मैं आपसे दिल से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। इस समय मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब चल रही है, इसी वजह से वीडियो लेट आ रही हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहानी की क्वालिटी में कोई कमी ना आए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर मुझे थोड़ी सी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे लगातार वीडियो बनाने में बहुत मदद करेगा। अब बिना समय बर्बाद किए चलते हैं आज की कहानी की ओर। इस समय कमांडरी प्रिंसेस ने चेंजी की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पास क्या प्लान है? जल्दी बताओ। चेंजी ने जवाब दिया, कमांडरी प्रिंसेस, अगर मैं बताऊं तो हो सकता है ये काम न करे। लेकिन जब तक आप मुझ पर भरोसा करती हैं, मैं निश्चित रूप से मियानशुई के लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त अनाज इकट्ठा कर सकता हूँ। झाओया ने चेंजी की ओर देखा और कहा, ठीक है। अगर तुम सच में इस शहर के लोगों को बचा सकते हो, तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर ट्रू स्पिरिट ग्रास दूंगी। सच में? चेंजी ने ये सुना और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। झाओया ने कहा, हाँ, मैं झाओया कभी झूठ नहीं बोलती। ये सुनकर चेंजी मुस्कुराया और कहा, तो कमांडरी प्रिंसेस का बहुत बहुत धन्यवाद। झाओया ने कहा, अरे, इतनी जल्दी धन्यवाद मत करो। शर्त यह है कि तुम शहर के इन लोगों को बचा सको। अगर तुम उन्हें नहीं बचा पाए, तो मैं न सिर्फ तुम्हें इनाम नहीं दूंगी बल्कि तुम्हें कड़ी सज़ा भी दूंगी। ये सुनकर चेंजी हंसा और कहा, हा हा। कमांडरी प्रिंसेस निश्चिंत रहें, मेरे पास मेरा चतुर प्लान है। झाओया ने कहा, तो मैं इंतज़ार करूंगी और देखूंगी। चेंजी ने सम्मान से हाथ जोड़े और कहा, कमांडरी प्रिंसेस निश्चिंत रह सकती हैं। झाओया ने कहा, तुम काफी आत्मविश्वासी लग रहे हो। चेंजी चुपचाप सिर झुकाए रहा, ये सोचते हुए कि उसके पास शुरू से ही दो बैकअप प्लान थे। पहला प्लान ये था कि अगर झाओया अनाज लाने में कामयाब हो जाती, तो शहर में संकट को हल करना आसान हो जाता। अगर कमांडरी प्रिंसेस अनाज नहीं ला पाती, तो चेंजी को अपने तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता। इस समय झाओया ने चेंजी की ओर देखा और कहा, तुम मुझसे कैसे सहयोग करवाना चाहते हो? जी वेन्यान ने कहा, कमांडरी प्रिंसेस, आपको अभी दो चीज़ों में मेरी मदद करनी होगी। झाओया ने पूछा, कौन सी दो चीज़ें? चेंजी ने कहा, पहला, हुआंगझोउ प्रांत से उधार लिया गया अनाज, उसे मुझे संभालने दें। झाओया ने कहा, ठीक है। दूसरा, कमांडरी प्रिंसेस को बाहर एक नोटिस लगाना होगा, लोगों को दिलासा देना होगा और शहर के प्रभावशाली परिवारों, गिल्ड और अधिकारियों से अपने चैनलों का उपयोग करके अनाज खरीदने और देश की सेवा करने का आह्वान करना होगा। झाओया ने माथे पर बल डालकर कहा, क्या ये काम करेगा? वे मेरी बात नहीं सुनते। क्या सिर्फ एक नोटिस असरदार होगा? झाओया हैरान थी, लेकिन चेंजी ने कहा, हा हा हा। शायद कमांडरी प्रिंसेस को नहीं पता कि कभी-कभी सिर्फ एक नोटिस आपके आदेशों से ज्यादा असरदार हो सकता है। ये सुनकर झाओया ने कहा, ये दोनों काम करना आसान है। क्या कुछ और है? चेंजी ने कहा, अभी तो नहीं, लेकिन भविष्य में मुझे निश्चित रूप से कमांडरी प्रिंसेस के पूरे समर्थन की जरूरत होगी। झाओया ने जवाब दिया।
अरे जीयूसी, जब नोटिस काम आएगा तो क्यों न मैं कल एक दावत रखूं और शहर के प्रभावशाली लोगों को बुलाऊं, फिर सार्वजनिक रूप से अपील करूं और साथ ही आपसे वे 90 सेकंड ग्रेड ताई सुई गोलियां ले लूं। ये कहकर कि वे मेरे अनाज खरीदने के प्रयासों में मदद के लिए हैं। आपका क्या ख्याल है? ये सुनकर चेंजी ने झाओया को देखा और कहा, कमांडरी प्रिंसेस, आप बहुत समझदार हैं। इस तरह मैं बिना किसी का ध्यान खींचे इन ताई सुई गोलियों को प्रिंसेस को सार्वजनिक रूप से दे सकता हूँ और दूसरों को भी नोटिस मानने के लिए प्रोत्साहित कर सकता हूँ। शानदार, सच में शानदार। झाओया ने कहा, हे। स्वाभाविक रूप से इस कमांडरी प्रिंसेस की योजनाएं कभी भी आम नहीं हो सकती। वैसे आप बाकी 150,000 पत्थर अनाज कैसे इकट्ठा करने का प्लान बना रहे हैं? चेंजी ने कहा, समझदार आदमी के अपने तरीके होते हैं। झाओया ने कहा, हम्फ, किसे जानना है, मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुमने ये गड़बड़ की तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। चेंजी ने देखा कि झाओया अचानक घमंडी हो गई है और उसे पता था कि वह नखरे दिखा रही है। हालांकि चेंजी इसे साफ साफ कहने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए चेंजी ने मेज पर रखी दूसरी चीजें समेटी और सीधे कमांडरी प्रिंसेस के महल से चला गया। चेंजी को जाते हुए देखकर झाओया ने आहसान को देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि चेंजियूसी ने क्या सोचा है? आहसान ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वह कहता है कि वह कर सकता है तो वह निश्चित रूप से कर सकता है। झाओया हैरान रह गई और आहसान को देखकर कहा, तुम लड़के को उस पर बहुत भरोसा है। बात करने के बाद उसने अपनी थोड़ी पर हाथ रखा और कहा, वह इस बड़े गैप को भरने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करेगा? रात गहरी हो गई थी और चेंजी एक बैग में कुछ सामान लेकर झाओया के घर से निकला, एक सुनसान जगह ढूंढी और सीधे बैग का सारा सामान आयरन रिंग में फेंक दिया। फिर चेंजी इधर उधर घूमता रहा और आखिरकार एक वॉन्टन स्टॉल पर पहुंचा। वहां पहले से ही कोई उसका इंतजार कर रहा था। चेंजी बैठ गया, टेबल पर वॉन्टन के 3 खाली कटोरे देखे और कहा, बूढ़े झोऊ, क्या तुम कोई भूखे भूत का पुनर्जन्म हो? झोऊ ने कहा, धत तेरे की, किसने सोचा होगा कि ये बदमाश कच्ची मछली खाता है, उस चीज से भूख नहीं मिटती, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया। चेंजी ने पूछा, तुम्हारी चोट कैसी है? झोऊ ने कहा, वह ठीक हो गई है। गैंग लीडर की ताई सुई गोली ने न सिर्फ चोट ठीक की बल्कि मेरी ताकत भी बढ़ा दी। हा, यह अच्छी बात है। ने सिर हिलाया और उसी पल झोऊ ने कहा, गैंग लीडर, चलो काम की बात करते हैं। येऊ ने मुझसे हमारे फिशिंग गिल्ड के गोदाम को जलाने के लिए कहा है। अनाज जलाना है? चेंजी हैरान हुए और जल्दी से बोले, क्या उसने अनाज हासिल कर लिया है? झोऊ ने कहा, हाँ। उसका दावा है कि उसने बहुत सारा अनाज हासिल कर लिया है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसे ये कहाँ से मिला या कितना मिला। ये सुनकर चेंजी ने कहा, हे, ये जानकर अच्छा लगा कि उसने अनाज हासिल कर लिया है। अब काम आसान हो गया है। मैं सोच रहा था कि कमी को कौन पूरा करेगा, और वह आ गया। जहाँ तक ये सवाल है कि उसे ये कहाँ से मिला, छोटे बैच से काम नहीं चलेगा, बड़े बैच के लिए यह शायद सरकारी गोदाम से आया होगा। हुआंगझोउ प्रेफेक्चर में अनाज नहीं है, इसलिए ये या तो योंग आन प्रेफेक्चर या शियाओगान प्रेफेक्चर से होगा। इसका पता लगाना आसान है। चेंजी ने विश्लेषण किया और कहा। ये सुनकर झोऊ ने कहा, जब तक गैंग लीडर को पता है तो क्या मुझे अनाज जला देना चाहिए? चेंजी ने कहा,
जला दो, हाँ, जरूर जलाओ। अगर अनाज नहीं जलाया गया तो मैं रणनीति कैसे बनाऊंगा? कल तुम जाओ और पूर्वी गोदाम को जला दो। ये सुनकर झोऊ ने कहा। अनाज का क्या होगा? चेंजी ने कहा, मैंने उसे बहुत पहले ही बदल दिया था। इतना कीमती अनाज, क्या मैं उसे वहां छोड़ देता ताकि दूसरे उसे बर्बाद कर दें? ये सुनकर झोऊ ने कहा, तो मैं कल सच में उसे जला दूंगा। चेंजी ने कहा, जला दो। बिना जलाए ये जाल में कैसे फंसेगा? चेंजी ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे येऊ, इस बार देखते हैं कि शिकारी कौन है और शिकार कौन। शाम को चेंजी थके हुए शरीर के साथ घर लौटा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी अभी भी जाग रही होगी। वह वहां बैठी थी, उसके सामने उसके बनाए हुए नूडल्स का एक कटोरा रखा था। उस पर एक ढक्कन रखा था और उसका हाथ उसकी ठोड़ी को सहारा दे रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह नींद में लग रही थी। ये देखकर चेंजी धीरे से उसके पास गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, सू युंजिन चौंक कर जाग गई, ऊपर देखा और बोली, पति, तुम वापस आ गए। तुमने मेरे लिए काफी देर इंतजार किया, है ना? नहीं, नहीं। सू युंजिन ने जल्दी से मना किया, फिर चेंजी को देखा और बोली, क्या तुमने खाना खा लिया? मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं। ये सुनकर चेंजी हंसा और बोला, अभी नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। असल में उसने खाना खा लिया था। उसने एक वॉन्टन स्टॉल से कुछ वॉन्टन खाए थे, लेकिन क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके लिए इतनी देर इंतजार किया था, इसलिए भले ही उसका पेट भरा हो, उसे थोड़ा और खाना चाहिए था। चेंजी ने अपने सामने रखे नूडल्स पर से ढक्कन हटाया। नूडल्स अभी भी गर्म थे। उसकी पत्नी ने कहा, अरे, ये नूडल्स चिपक गए हैं। मैं तुम्हारे लिए एक और कटोरा बना देती हूँ। चेंजी हंसा और बोला, हाँ, कोई बात नहीं, जब तक यह मेरी पत्नी ने बनाया है, मुझे ये पसंद है। चेंजी ने नूडल्स खाना शुरू किया। एक एक कौर करके उन्हें खा रहा था। हालांकि नूडल्स चिपके हुए थे, लेकिन उसका दिल खुश था। पति, धीरे खाओ, धीरे। सू युंजिन अंदर से खुश थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी कि चेंजी बहुत तेजी से खा रहा है और उसे फंदा लग सकता है। चेंजी ने कहा, ठीक है, मेरी पत्नी। चेंजी को खाते हुए देखकर सू युंजिन ने कहा, पति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चेंजी ने सू युंजिन को देखा। उसने पहले कभी उससे इस तरह बात नहीं की थी। क्या बात है, पति? पहले मुझसे वादा करो, सू युंजिन बोली, और यह सुनकर चेंजी ने अपनी छोटी सी पत्नी को देखा, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, बताओ। मैं हाल ही में घर पर दिन गिन रही हूँ। सिस्टर हुआन अब 5 महीने की प्रेग्नेंट हैं। यह वह समय है जब मिसकराज होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। वह साइड वाले आंगन में अकेली रहती है। मुझे चिंता है कि कोई हादसा न हो जाए जिससे आपके बच्चे को नुकसान पहुंचे। साथ ही वह बहुत बेचारी भी है। क्यों न हम उसे यहाँ अपने साथ रहने के लिए ले आएं? क्या पति ने नान बाटियन का काम तमाम नहीं कर दिया? अब सिस्टर हुआन को किसी खतरे का डर नहीं है। चेंजी इन बातों से हैरान रह गया और सू युंजिन को देखकर बोला, पत्नी, वह तुम्हारी प्यार की दुश्मन है। ये सुनकर सू युंजिन हंसी। कैसी दुश्मन? बस एक औरत जिसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी है। पति, प्लीज मुझसे वादा करो, ठीक है? उसकी पत्नी ने गिड़गिड़ाते हुए चेहरे से चेंजी की ओर देखा।
के भावों को देखा और उन्हें अंदर से चेंजी ने सू युनजिन के चेहरे के भावों को देखा और उन्हें अंदर से गर्माहट महसूस हुई। वह समझ गया कि उसकी पत्नी दो बातों को ध्यान में रखकर बोल रही थी। पहला, वह अपने बारे में सोच रही थी। हुआंग र का बाहर रहना सच में उसके लिए एक चिंता का विषय था। उसकी पत्नी के शब्दों का मकसद उसकी चिंताओं को कम करना था। उसे डर था कि हुआंग र को यहाँ लाने का विचार जाहिर करना उसके लिए मुश्किल होगा। दूसरा, सू युनजिन सच में एक दयालु इंसान थी। उसे सच में हुआंग र के लिए बुरा लग रहा था। वह भी प्रेग्नेंट थी और अपने अंदर छोटी सी जिंदगी को महसूस कर सकती थी और महसूस कर सकती थी कि उसका शरीर दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है। वह जानती थी कि प्रेग्नेंट होना और अकेले बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है। एक औरत को एक आदमी के प्यार की ज़रूरत होती है। इसलिए सू युनजिन को साउथ सिटी के छोटे से आंगन में अकेले रहने वाली हुआंग र पर तरस आया। इसके अलावा हाल ही में सू युनजिन ने शहर के अंदर एक अजीब माहौल महसूस किया। उदाहरण के लिए झोऊ अचानक ठंडा हो गया। साथ ही अनाज की कमी, अशांति और शहर के अंदर चोरों के बढ़ने की खबरें। ये सभी बातें सू युनजिन को परेशान कर रही थीं। अगर चोर हुआंग र के घर में घुस गए तो क्या होगा? इस तरह सोचते हुए वह चिंता किए बिना नहीं रह सकी, इसलिए उसने चेंजी से इस तरह बात की। चेंजी ने थोड़ी सी भौहें सिकोड़ीं और कहा, मैंने उसे बुलाया था, लेकिन उसने मना कर दिया। ये सुनकर सू युनजिन हल्की सी मुस्कुराई और बोली, पति, अगर आप उसे बुलाएंगे तो वह स्वाभाविक रूप से नहीं आएगी। हालांकि अगर पति मान जाते हैं तो मैं कल जाऊंगी। तुम? चेंजी ने हैरानी से अपनी पत्नी को देखा। सू युनजिन ने सीना फुलाने का नाटक किया और कहा, क्या आपको अपनी पत्नी की काबिलियत पर भरोसा नहीं है? चेंजी ने सू युनजिन को इस तरह देखा और खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया, मेरी पत्नी, आपको परेशान करने के लिए सॉरी। ये सुनकर सू युनजिन की आंखों में उदासी की एक झलक दिखी। वह भी आखिर एक औरत थी और चाहती थी कि उसका आदमी पूरी तरह से उसका हो। हालांकि वह ये भी जानती थी कि इस जमाने में उसके विचार गलत थे। स्त्री धर्म सिखाता था कि जलन से बचना चाहिए, लेकिन किसी से सच में प्यार न करने पर ही कोई बेपरवाह हो सकता है। अगर प्यार हड्डियों तक उतर जाए तो जलन कैसे नहीं होगी? फिर भी वह ये भी जानती थी कि एक हाउसकीपर के तौर पर उसे एक नेक पत्नी और अच्छी मां जैसा व्यवहार करना चाहिए। उसके पति का स्वभाव ऐसा था जो पूरी दुनिया को अपना लेता था, हालांकि वह नतीजा नहीं देख सकती थी। लेकिन एक पत्नी के तौर पर उसके पास ऐसा दिल होना चाहिए जो दुनिया को अपना सके। अगर वह लेडी बन सकती है तो वह आने वाली हर चीज़ को सह सकती है। उसकी जिम्मेदारी अपने पति की मदद करना और पीछे के सभी मामलों को संभालना था। उसके पति को पीछे कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। चेंजी ने अपनी प्यारी पत्नी को देखा, उसे अपनी बाहों में भर लिया और सू युनजिन शांति से अपने पति की बाहों में सिमट गई। कुछ कहना नहीं चाहती थी, बस इसी तरह शांति से रहना चाहती थी। एक शांत रात, अगली सुबह जियाओ हू ने कहा कि आज कमांडरी प्रिंसेस ड्रंकन इमॉर्टल टावर में एक दावत दे रही हैं, जिसका मकसद शहर के सभी इज्जतदार लोगों को बुलाकर ज़रूरी मामलों पर चर्चा करना है। ये हमारे लिए एक न्योता है। चेंजी ने आलस से अंगड़ाई ली। पिछली रात बहुत अच्छी नींद आई थी। हालांकि पत्नी के साथ कोई मज़ेदार पल नहीं बिताए थे, लेकिन ऐसी खूबसूरत औरत को बाहों में लेकर सोना भी एक तरह का मज़ा था। खासकर इसलिए क्योंकि वह उसके खून के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। चेंजी ने इनविटेशन कार्ड लिया
उस पर नज़र डाली और हंसते हुए कहा, कमांडरी प्रिंसेस सच में बहुत तेज़ और पक्के इरादे वाली हैं। गाड़ी तैयार करो। चलो ड्रंकन इमॉर्टल टावर चलते हैं मीटिंग के लिए। हाँ, जियाओ हू ने जवाब दिया और जल्दी से चला गया। जियाओ हू को जल्दी से जाते हुए देखकर सु युनजिन की आवाज़ पीछे से आई, पति, क्या आप जा रहे हैं? चेंजी ने मुड़कर सु युनजिन को देखा और कहा, थोड़ी देर और नहीं सो रही हो? सु युनजिन ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बहन हुआंग से मिलने जाती हूँ। चेंजी ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, अपना ख्याल रखना। हुआंग वान चेंजी को डर था कि हुआंग वान कहीं अचानक पागल न हो जाए और उसकी छोटी मालकिन को चोट न पहुंचा दे। हालांकि वह हुआंग वान को भी पसंद करता था, लेकिन वह अपनी छोटी मालकिन को ज्यादा पसंद करता था। सु युनजिन ने कहा, पति, चिंता मत करो, बहन हुआंग कोई जानवर नहीं है, वह बहुत अच्छी है। चेंजी ने कहा, तुम्हें पता है कि वह अच्छी है? सु युनजिन ने कहा, मैं पिछली बार उससे मिली थी, तुम्हें याद नहीं है? ये तब की बात है जब तुम व्हाइट टाइगर हॉल मास्टर बने थे। ये सुनकर चेंजी ने कहा, हम। खैर, सु युनजिन ने कहा, पति, जाओ अपना काम देखो, हम पीछे के आंगन के मामले खुद संभाल लेंगे। पति, कृपया चिंता मत करो, मैं उन्हें अच्छे से संभाल सकती हूँ। जी वेन्यान ने सु युनजिन को देखा और कहा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना, इसका असर बच्चे पर न पड़ने देना। सु युनजिन ने कहा, चिंता मत करो, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। चेंजी ने कहा, हम। भाभी हुआ को अपने साथ ले जाओ। ठीक है। सु युनजिन ने धीरे से सिर हिलाया। चेंजी ने अपने कपड़े उठाए और सीधे सामने के आंगन में चले गए। चेंजी को जाते हुए देखकर सु युनजिन ने पीछे यिन होंगमेई से कहा, होंगमेई, चेन हेंग को एक गाड़ी तैयार करने के लिए कहो, चलो बहन हुआंग से मिलने चलते हैं। यिन होंगमेई ने माथे पर शिकन डालकर कहा, मालकिन, वह हुआंग औरत मालिक को बहका रही है। हमने अभी तक उससे हिसाब बराबर नहीं किया है, और आप उससे मिलने जा रही हैं और उसे अंदर बुला रही हैं। बगल में कुईजू ने कहा, मालकिन, होंगमेई सही कह रही है, मालिक का ओहदा बढ़ता जा रहा है। और औरतें भी ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, मालकिन, अगर आप इतनी दयालु बनी रहेंगी, तो बुरे लोग आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं। मेरे पिता के ज़माने में पीछे के आंगन में बहुत सी बुरी बातें होती थीं, मालकिन। आपको सावधान रहना चाहिए। मालकिन, कुईजू सही कह रही है। यिन होंगमेई हमेशा कुईजू से असहमत रहती थी, लेकिन आज उसे लगा कि कुईजू सही कह रही है। ये सुनकर सु युनजिन ने कहा, इस दुनिया में इतने बुरे लोग नहीं हैं, और बहन हुआंग बुरी इंसान नहीं है। इसके अलावा वह अपने पति के बच्चे से प्रेग्नेंट है। ऐसा कैसे हो सकता है जैसा तुम कह रही हो? अगर वह जहरीली औरत होती तो पति उससे इतना प्यार नहीं करते। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तैयार होने में मदद करो, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। यिन होंगमेई ने कहा, मैडम, मालिक ने कहा है कि आपको मिस्टर हुआ के साथ जाना चाहिए। यिन होंगमेई ने सीधे सु युनजिन को तीसरी मिस हुआ के साथ जाने का सुझाव दिया, लेकिन उसे हैरानी हुई जब सु युनजिन ने कहा, बहन हुआ को मत लाओ। क्यों नहीं? यिन होंगमेई ने हैरान होकर पूछा। सु युनजिन ने कहा, बहन हुआ बहुत ज़्यादा बोल्ड है, अगर वह जाएगी तो मुझे डर है। कुईजू ने कहा, मैडम, आप बहुत ज़्यादा दयालु हैं। सु युनजिन ने कहा, ठीक है, चलो तैयार होते हैं। अरे, मैडम, मुझे आपको तैयार होने में मदद करने दीजिए।
सू यूनजिन ने कहा, ठीक है, चलो तैयार होते हैं। अरे, मैडम, मुझे आपकी मदद करने दीजिए तैयार होने में। कुईजू ने यिन होंगमेई से नज़रें मिलाईं, जो तुरंत समझ गई और पहली बार कुईजू को जवाब दिया। वे आमतौर पर लड़ते थे, लेकिन जब बात सू यूनजिन की आती थी तो दोनों पूरी तरह वफादार थे। यिन होंगमेई सू यूनजिन को अपनी बहन मानती थी, जबकि कुईजू सू यूनजिन के करिश्मे से मोहित हो गई थी और अनजाने में उसकी रक्षा करने लगी थी। जब कुईजू सू यूनजिन को तैयार कर रही थी, तो कुईजू ने असल में सू यूनजिन को शानदार तरीके से सजाने की तैयारी की थी। उसे वे सभी महंगे गहने पहनाकर जो मालिक ने उसके लिए खरीदे थे, ताकि हुआंगवान र को दिखा सके और उसे सबक सिखा सके। ये बता सके कि रानी कौन है। आखिर में सू यूनजिन ने ये सब मना कर दिया। सू यूनजिन ने कहा, बस वह हेयरपिन ले लो। कुईजू ने ये सुना और कहा, मैडम, ये बहुत सादा है। वे अगेट की बालियां क्यों नहीं पहनती? सू यूनजिन ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, ये ठीक है। ओह, एक सुंदर डिब्बा ढूंढो और उस मोती को पैक करो। कुईजू मुड़ी और मेज पर एक मुर्गी के अंडे के आकार का मोती देखा। ऐसा खजाना उसने चेन निवास में कभी नहीं देखा था, इतना बड़ा मियानशुई मोती। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बढ़ाएं? मधुमेह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोने से पहले करें ये काम, कुईजू ने कहा। मैडम, कितना बड़ा मोती है, ये गहने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सू यूनजिन हंसी, क्या? बहन हुआंग को ये पसंद आएगा? अरे, मैडम, आप इतना अच्छा मोती उस हुआंग औरत को दे रही हैं? कुईजू तुरंत चिंतित हो गई। सू यूनजिन ने कहा, तमीज़ नहीं है, वह तुम्हारी होने वाली मैडम है। अगली बार अगर तुम इतनी बदतमीज़ हुई तो तुम्हें कड़ी सज़ा मिलेगी। अरे, मैडम, मुझे अपनी गलती का एहसास है। सू यूनजिन ने कहा, हम मोती को पैक करो। सू यूनजिन ने कहा और कुईजू को मोती लपेटने दिया, जो चेन जियूसी ने उसे कल रात मियानशुई के किसी खजाने से दिया था। बहुत कीमती, सिर्फ एक। उसके पति ने उसे दिया था, और सू यूनजिन ने इसके बारे में सोचा और मोती हुआंगवान र को देने का फैसला किया। इसलिए नहीं कि उसे वह पसंद नहीं था, बल्कि इसलिए कि ऐसा सिर्फ एक ही मोती था। अगर वह इसे भविष्य में पहनती और हुआंगवान र इसे देखती, तो वह सोचती कि पति भेदभाव कर रहा है। पति का प्यार ही काफ़ी है। रही बात चीज़ की, तो वह उसे दे सकती है। बहन, इस समय बाहर से एक आवाज़ आए। जल्द ही तीसरी मिस हुआ अंदर आईं और बोलीं, मैंने सुना है कि तुम आज उस हुआंग औरत से मिलने जा रही हो, उसे वापस लाने के लिए। मैं कहती हूँ चेन जियूसी मुसीबत खड़ी करता है और तुम्हें गंदगी साफ करने देता है। तुम उसके साथ क्यों परेशान होती हो? सू यूनजिन ने तीसरी मिस हुआ को अंदर आते देखा और कहा, बहन हुआ, यह मेरा फैसला है जाने का, इसका पति से कोई लेना देना नहीं है। तुम जाना चाहती हो? ओह, समझ गई। लड़ाई है ना? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी उस हुआंग औरत को सबक सिखाने, और उन सबको सबक सिखाऊंगी। ये सुनकर सू यूनजिन ने जल्दी से तीसरी मिस हुआ को शांत किया। बहन हुआ, लड़ाई नहीं है, ऐसा मत करो। वहाँ बहन हुआंग गर्भवती है, अगर तुम उसे डराओगी और बच्चे को नुकसान पहुँचाओगी, तो हम क्या करेंगे? तो बहन, तुम बस मत जाओ, मैं इसे खुद संभाल लूंगी। ये ठीक नहीं है। तुम भी गर्भवती हो, तीसरी मिस हुआ ने कहा। सू यूनजिन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप तीसरी मिस हुआ को देखा। तीसरी मिस हुआ ने आह भरी और कहा, ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, ठीक है।
सु युनजिन ने ये सुना और आखिरकार मुस्कुराई। ठीक है, बहन हुआ, तुम अंदर नहीं जा रही हो, मैं खुद चली जाऊंगी। तीसरी मिस हुआ ने कहा, ठीक है, मैं बाहर इंतज़ार करूंगी। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे याद करके बुलाना। सु युनजिन ने कहा, ठीक है, बहन हुआ। ठीक है, तुम पहले बैठो, मैं जाकर देखती हूँ कि रथ कैसा है। ये कहकर तीसरी मिस हुआ चली गई। सु युनजिन ने तीसरी मिस हुआ को जाते हुए देखा। फिर अपनी बगल में यिन होंगमेई से कहा, तुमने बहन हुआ को ढूंढा? हाँ, मैडम, यिन होंगमेई ने कहा। सु युनजिन ने कहा, अगली बार बिना इजाज़त के ऐसे फैसले मत लेना। यिन होंगमेई ने ये सुना और कहा, समझ गई। दोनों के बात खत्म करने के बाद रथ तैयार था। कुईजू मोतियों का एक डिब्बा पकड़े हुए सु युनजिन के पीछे उस गाड़ी में चढ़ गई, जिसका इस्तेमाल सिर्फ फिशिंग गिल्ड का लीडर करता था, और सीधे साउथ सिटी की ओर चल पड़ी। दूसरी तरफ चेंजी भी ड्रंकन इमॉर्टल टावर पहुंच गया। शहर के बीच में स्थित ड्रंकन इमॉर्टल टावर एक 3 मंजिला सराय थी। वेस्ट सिटी के व्हाइट टाइगर हॉल के सोंघे रेस्टोरेंट के मशहूर होने से पहले ये हमेशा मियानशुई की सबसे बड़ी सराय रही थी। आज ड्रंकन इमॉर्टल टावर जल्दी खुल गया, क्योंकि रुयांग राजा की राजकुमारी आज यहाँ एक चर्चा बैठक कर रही थीं। कहा जाता है कि मियानशुई काउंटी के सभी बड़े लोग आने वाले हैं। ऐसा मौका उनके लिए सोंघे रेस्टोरेंट को पीछे छोड़ने का सुनहरा मौका है। आखिरकार कौन सराय में आता है, ये बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई महान कवि या अधिकारी किसी खास जगह पर जाता है और कोई कविता लिखता है या सिर्फ आराम से खाना खाता है, तो ऐसे उत्साही लोग होंगे जो देखने और खाने आएंगे। बाद के समय में इस घटना को इन्फ्लुएंसर इफ़ेक्ट कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट शायद इस युग में भी मौजूद था। राजकुमारी यहाँ आए हैं, लॉर्ड येऊ यहाँ आए हैं। जब भविष्य में इसका जिक्र होगा तो लोग निश्चित रूप से उत्सुक होकर देखने और तारीफ करने आएंगे। ये ड्रंकन इमॉर्टल टावर को एक बार फिर से फलने फूलने का मौका देता है, और इसलिए उन्होंने सुबह जल्दी खोल दिया और जल्द ही मियानशुई काउंटी के कई जाने माने लोग आ गए। वहाँ साउथ सिटी के झांग परिवार और नॉर्थ सिटी के वांग परिवार जैसे बड़े जमींदार थे, और कुछ छोटे गिल्ड जैसे फाइववुड गिल्ड के लियू रोंग और बैगर सेक्ट के झोउ पेंग भी थे। और हाँ, उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो जिद करके रुके हुए थे, जैसे गिल्ड काओ के लियू सोंग। और उनके अलावा भी कई दूसरे लोग मौजूद थे। उन्होंने तो आने वालों का ऐलान करने के लिए गेट पर एक आदमी को भी खड़ा कर दिया था। फायरवुड गिल्ड के गिल्ड लीडर लियू रोंग आ गए हैं। साउथ सिटी के झांग परिवार के मुखिया आ गए हैं। बैगर सेक्ट के गिल्ड लीडर झोउ आ गए हैं। जैसे ही शहर की कई बड़ी ताकतें आईं, ड्रंकन इमॉर्टल टावर का मालिक बहुत ज्यादा खुश हो गया। ठीक उसी पल उन्होंने अचानक देखा कि काले घोड़ों पर सवार लोगों का एक ग्रुप आ रहा है। जिसके बीच में कोई बैठा था, वह येऊ था। ड्रंकन इमॉर्टल टावर का मालिक तुरंत उससे मिलने गया, थोड़ा झुककर, लॉर्ड येऊ, आपका यह मामूली नौकर आपको प्रणाम करता है। येऊ ने ड्रंकन इमॉर्टल टावर के मालिक को देखा और पूछा, क्या कमांडरी प्रिंसेस आ गई हैं? मालिक ने कहा, अभी नहीं, अभी नहीं। जब वे बात कर रहे थे, तभी दूसरी तरफ से लोगों का एक और ग्रुप आया, जिसका नेतृत्व घोड़े पर सवार कोई कर रहा था, जो आराम से आ रहा था। इस आदमी को देखकर मालिक तुरंत उससे मिलने गया। गिल्ड लीडर चेन, आपका यह मामूली नौकर आपको प्रणाम करता है। चेन जी ने मालिक को देखा और कहा, हे मालिक, जरूर थक गए होंगे।
मालिक ने जवाब दिया, गिल्ड लीडर चेन बहुत दयालु हैं। इस समय चेन जी ने अपना सिर उठाया और येऊ को देखा, फिर घोड़े पर बैठे बैठे ही मुट्ठी जोड़कर प्रणाम किया। लॉर्ड येऊ, मेरा प्रणाम। येऊ ने चेन जी का घमंडी रवैया देखा और यह भी देखा कि वह घोड़े से नीचे नहीं उतरा, तो उसने ठंडी सांस ली। हे चेन जियूसी, तुम सच में बहुत बड़ा दिखावा करते हो। मुझे देखकर तुम अपने घोड़े से नीचे भी नहीं उतरते। चेन जी ने तुरंत जवाब दिया, ओह लॉर्ड येऊ, ऐसा नहीं है कि मैं घोड़े से नीचे नहीं उतरता, बस बात यह है कि मैं खुद भी अब एक अधिकारी हूँ। इसलिए आपको प्रणाम करना थोड़ा मुश्किल है। अधिकारी का पद? तुम किस तरह के अधिकारी हो? येऊ ने चेन जी को देखा और पूछा। जैसे ही चेन जी जवाब देने वाले थे, एक आवाज ने बीच में टोका, हुबेई जियानगहू गवर्नर के 100 घरों का अधिकारी, स्टैंडर्ड 7वीं रैंक, येऊ। तुम्हारी रैंक से किसी भी तरह से छोटा नहीं। येऊ ने भौहें चढ़ाईं और मुड़कर देखा कि एक पार्टी आ रही है। येऊ ने ठीक समय पर देखा कि आहसान बुला रहा था और उसके पीछे कमांडरी प्रिंसेस झाओया थीं। कमांडरी प्रिंसेस को देखकर येऊ तुरंत घोड़े से नीचे उतरा। आपका यह मामूली नौकर कमांडरी प्रिंसेस को प्रणाम करता है। चेन जी भी घोड़े से नीचे उतरा। अधीनस्थ कमांडरी प्रिंसेस को प्रणाम करता है। झाओया ने दोनों को देखा और कहा, तुम दोनों राज्य के स्तंभ हो, यहाँ क्यों झगड़ रहे हो? मेरे साथ अंदर आओ। उसकी बात सुनकर उन्होंने तुरंत कहा, हाँ, हम कमांडरी प्रिंसेस के आदेश मानते हैं। इसके बाद ग्रुप सीधे बिल्डिंग के अंदर चला गया। ये देखकर देखने वाले लोग बहुत हैरान थे। वाह, वे किस जरूरी मामले पर बात कर रहे हैं? मियानशुई काउंटी के सभी खास लोग आए हैं। ये बातें सुनकर आसपास के लोगों ने सिर हिलाया। थोड़ी दूर पर एक महान भिक्षु थे, जिन्होंने अपना सिर उठाकर इस दिशा में देखा। उनके सामने एक बहुत खूबसूरत महिला बैठी थी, जो कोई और नहीं बल्कि कियाओ होंग्यान हान हे थी, जो पारसी संप्रदाय की स्थानीय प्रमुख थी। महान भिक्षु को देखकर हान हे ने कहा, आदरणीय, मैंने अभी जांच की है, मियानशुई काउंटी में सिर्फ लगभग 1 लाख पत्थर अनाज है, और अभी हुआंगझोउ प्रीफेक्चर, योंग आन प्रीफेक्चर और शियाओगन प्रीफेक्चर से सारा अनाज ट्रांसफर कर दिया गया है। सरकारी गोदाम भी लगभग खाली है। मियानशुई को इस बार एक आपदा का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारे ऊंचे अधिकारियों का क्या इरादा है? पेंग यिंग्यू ने हान हे को देखा और पूछा। ये सुनकर हान हे ने कहा, ऊंचे अधिकारी चाहते हैं कि हम मौके पर ही विद्रोह करें, अधिकारियों को मारें और बगावत करें। पेंग यिंग्यू ने कहा, ये जगह दक्षिण के दिल में है, किंग क्यूई के निवास और रुयांग शाही हवेली के चौराहे पर। अगर विद्रोह होता है, अगर कोई भी पक्ष हंगामा करता है, तो विनाश निश्चित है। हान हे ने कहा, हाँ, मेरी भी यही राय है, लेकिन ऊंचे अधिकारियों ने कहा कि सफलता जरूरी नहीं है, बस गड़बड़ी करना ही काफी है। पेंग यिंग्यू ने कहा, तो तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? हान हे ने कहा, महान भिक्षु, मेरे गुरु ने सुना है कि आप मियानशुई में हैं, इसलिए उन्होंने हमें आपसे सलाह लेने के लिए भेजा है, आपकी राय जानने के लिए। आप जो भी तय करेंगे, वैसा ही किया जाएगा। पेंग यिंग्यू मुस्कुराए और बोले, तो फिर किसी बगावत की चिंता मत करो। चेन जियूसी लगता है कोई बड़ा खेल खेल रहा है। मुझे लगता है कि वह मियानशुई में इस मुसीबत को हल कर सकता है। हान हे ने माथे पर बल डालकर कहा, मास्टर, हालांकि मैं भी मानता हूं कि चेन जियूसी में कुछ काबिलियत है,
कि चेंज यूसी में कुछ काबिलियत है, लेकिन मियानशुई में 200,000 स्टोन की कमी है। अब चारों तरफ अनाज की कमी है, चमत्कारी तरीकों से भी। वह हवा से खाना पैदा नहीं कर सकता। पेंग यिंग्यू ने कहा, चलो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि वह ऐसा इंसान है जो चमत्कार कर सकता है। ये सुनकर हान हे ने कहा, मास्टर, अगर उसे चमत्कार करने में मुश्किल हुई तो? पेंग यिंग्यू ने कहा, तो फिर जैसा तुम चाहो वैसा करना। उस समय मियानशुई को ज़रूर एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हान हे ने जवाब दिया, हाँ, मास्टर, मैं आपकी बात मानूंगा। अगर वह इस संकट को हल कर देता है, तो हम अपने हथियार डाल देंगे। और ऐसा इत्तेफाक है कि यूमेइजी की जगह खाली है। मेरे मास्टर चाहते हैं कि मैं हुआंगझोउ प्रांत में डिप्टी हॉल मास्टर का पद संभालूं। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता, तो मैं मियानशुई में बगावत करूंगा, बड़ी कामयाबी हासिल करूंगा, और मेरे मास्टर ने कहा है कि वह मुझे हेडक्वार्टर वापस बुलाकर हॉल मास्टर का पद देंगे। पेंग यिंग्यू ने कहा, अमिताभ बुद्ध, लगता है मियानशुई की जिंदगी और मौत चेंज यूसी के कंधों पर है। बोलने के बाद विक्षु पेंग ने कमांडरी राजकुमारी के साथ सराय में घुसते हुए चेंज यूसी को देखा और खुद से कहा, चेंज यूसी, हालांकि तुमने चांगचुन घाटी की विरासत पाई है, लेकिन मियानशुई में ये संकट सिर्फ मार्शल पावर से हल नहीं हो सकता। चेंजी के ग्रुप ने ड्रंकन इमॉर्टल टावर में एंट्री की। वहां मौजूद सभी लोगों ने तीनों को अंदर आते देखा और तुरंत हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते, कमांडरी के लॉर्ड येऊ, गिल्ड लीडर चेन। झाओ या ने कहा, आप सभी कृपया बैठ जाएं। झाओ या मुख्य सीट पर गईं और तुरंत ड्रंकन इमॉर्टल टावर के मालिक से कहा, क्या नाश्ता उपलब्ध है? कृपया सभी को कुछ परोसें। इतने सुबह शायद उन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया होगा। ये सुनकर ड्रंकन इमॉर्टल टावर के मालिक ने जवाब दिया, हाँ। उसके बाद मालिक ने सीधे अपने अधीनस्थों को कई तरह के स्नैक्स, पेस्ट्री और नाश्ते का खाना लाने का आदेश दिया। झाओ या ने भी अपने लिए एक हिस्सा लिया और कहा, सब लोग कृपया खाएं। खाएं। समूह नाश्ते के चारों ओर इकट्ठा हो गया और छोटे छोटे टुकड़ों में खाने लगा, जबकि चेंजी ने बिना किसी झिझक के शियाओ हू के साथ मिलकर दावत में हिस्सा लिया। कुछ निवाले खाने के बाद झाओ या ने पूछा, क्या सब लोग यहाँ हैं? ये सुनकर पास में बैठे आहदा ने कहा, ऐसा लगता है कि मियानशुई काउंटी मजिस्ट्रेट तांग वाननियन अभी तक यहाँ नहीं है। जैसे ही ये शब्द कहे जा रहे थे, बाहर से एक आवाज़ आई, यहाँ। यहाँ। यह आवाज़ सुनकर सबने अपना सिर घुमाया और फिर तांग वाननियन को जॉगिंग करते हुए अंदर आते देखा। मियानशुई काउंटी मजिस्ट्रेट तांग वाननियन कमांडरी राजकुमारी को प्रणाम करते हैं। ये सुनकर झाओ या ने तांग वाननियन की ओर देखा और कहा, हा, काउंटी मजिस्ट्रेट तांग, आप देर से आए हैं। तांग वाननियन ने जवाब दिया, आज सुबह मैं अपने काउंटी के गिरफ्तारी अधिकारी वू होंग के साथ फ्रंट लाइन पर नदी के किनारे गया था। बाढ़ का पानी कम होने के बाद ही मैं देर से आया। कमांडरी राजकुमारी से माफ़ी चाहता हूँ। हा, काउंटी मजिस्ट्रेट तांग, आप लोगों से अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। इसमें क्या गलती है? कृपया बैठ जाए। धन्यवाद, कमांडरी राजकुमारी। तांग वाननियन अंदर आए। उनके पीछे वू होंग थे, जिन्होंने बैठे हुए लोगों को देखा, कुछ नहीं कहा, बस चेंजी को और करीब से देखा। जब सब लोग बैठ गए, तो झाओ या ने मौजूद लोगों को देखा और कहा, सब लोग यहाँ हैं, बिल्कुल सही समय पर, क्योंकि मुझे आप सभी से कुछ मामलों पर चर्चा करनी है। ये सुनकर सबने तुरंत अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, कृपया बोलिए,
कमांडरी राजकुमारी, हम अपनी क्षमता के भीतर किसी भी चीज से इनकार नहीं करेंगे। झाओ या ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी वफादार प्रजा हैं जो राज्य का बोझ बांटते हैं। बात यह है, मियानशुई में बाढ़ आ गई है, जिससे अनाज के खेत बर्बाद हो गए हैं, जिससे मियानशुई के लोगों के लिए शरद ऋतु की फसल की उम्मीद करना मुश्किल हो गया है। जैसे ही झाओ या ने बोलना शुरू किया, आसपास के कई लोगों ने एक दूसरे को देखा और बात करना बंद कर दिया। वे झाओ या की बातों का मतलब अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें निश्चित रूप से अनाज दान करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन अनाज दान करना, लोगों ने फिर से एक दूसरे को देखा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा अनाज लोगों की दौलत और मेहनत से बड़ी मुश्किल से जमा किया गया था। इसे इतनी आसानी से दे देना एक सपना था। इसलिए उन्होंने फिर से एक दूसरे को देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। झाओ या ने चेन जी की ओर देखा, जिसने हल्का सा सिर हिलाया। झाओ या ने आगे कहा, तो मियानशुई को अब तुरंत अनाज की ज़रूरत है। मैंने आज आप सभी को यहाँ मुख्य रूप से इसलिए बुलाया है, ताकि ये देखा जा सके कि क्या आप मियानशुई के लोगों को बचाने के लिए कहीं और से कुछ अनाज जुटाने के तरीके ढूंढ सकते हैं। ये सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। झाओ या ने जमींदार झांग और जमींदार वांग की ओर देखा और कहा, सज्जनों, आप मियानशुई के बड़े जमींदार हैं, आपके पास बहुत सारे उपजाऊ खेत हैं। अनाज की कमी के इन दिनों में क्या आप कुछ अनाज देकर इस ज़रूरी ज़रूरत को पूरा करने में मदद कर सकते हैं? कमांडरी की मालकिन, आप जो कह रही हैं वह सच है। हालांकि मेरे और भाई झांग के पास सच में थोड़ी बहुत ज़मीन है, लेकिन हमारे परिवार बड़े हैं और सालों से सरकार की लगातार लड़ाई के कारण हमने अपना अनाज बेच दिया है। अब सिर्फ गुजारे लायक ही बचा है। हम सच में कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, जमींदार वांग ने कमांडरी राजकुमारी से कहा। कमांडरी राजकुमारी ने झोउ पेंग और लियू रोंग की ओर देखा और कहा, आप दोनों भी मियानशुई के बड़े व्यापारी हैं। संकट के इन दिनों में क्या आप कुछ अनाज दे सकते हैं? ये सुनकर झोउ पेंग ने तुरंत कहा, कमांडरी राजकुमारी, हालांकि हम देश की मदद करने को तैयार हैं, लेकिन हमारा गिल्ड छोटा है। हमारे पास कम लोग हैं और हमारी आर्थिक स्थिति भी सीमित है। कीमती अनाज की तो बात ही छोड़िए। हाल के दिनों में हमारी दुकानों में जो अनाज बेचा गया था, वह भी कमांडरी राजकुमारी के आदेशों का पालन करने के लिए इकट्ठा किया गया था। इसलिए और अनाज इकट्ठा करना सच में मुश्किल है। ये सुनकर झाओ या ने चेन जी पर नज़रें टिकाईं और कहा, चेन जी, आपका फिशिंग गिल्ड मियानशुई का सबसे बड़ा है। इन दिनों में क्या आप कोई कोशिश नहीं करेंगे? ये सुनकर चेन जी खड़े हुए और कहा, कमांडरी राजकुमारी, मैं चेन जी मियानशुई का रहने वाला हूँ। मेरा दिल भी मियानशुई के लिए धड़कता है। मियानशुई की इस आपदा का सामना करने में फिशिंग गिल्ड का एक ज़रूरी फ़र्ज़ है। ये जान लें कि हमारा फिशिंग गिल्ड निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करेगा। अभी हमारा एंटाई अनाज स्टोर सही कीमत पर अनाज बेच रहा है और हमारे फिशिंग गिल्ड के गोदाम में लगभग 200,000 स्टोन अनाज है, जो मियानशुई की खपत के लिए थोड़े समय के लिए काफ़ी है। मैं चेन जी वादा करता हूँ कि यह अनाज लोगों को लागत मूल्य पर बेचा जाएगा, बिना किसी बेईमानी के एक भी पैसा मुनाफा कमाए। हालांकि मियानशुई में अभी भी अनाज की कमी है, इसलिए कमांडरी प्रिंसेस को कोई समाधान ढूंढना होगा। मैं चेन जी मियानशुई के लोगों की ओर से कमांडरी प्रिंसेस को धन्यवाद देता हूँ, झाओ या ने जवाब दिया।
ये चेन जी ने कहा, मुझे पता है कि अभी अनाज बहुत कीमती है और कमांडरी प्रिंसेस को अनाज हासिल करने के लिए कनेक्शन बनाने होंगे जिसमें निश्चित रूप से पैसे लगेंगे। इस बार मैंने चेन जियूसी ने मियानशुई खजाने से बहुत कुछ हासिल किया है। अब मैं अपने पास मौजूद सभी 90 ताई सुई गोलियां कमांडरी प्रिंसेस को भेंट करता हूं ताकि ऊपर नीचे काम निकलवाने में इनका इस्तेमाल किया जा सके। कृपया कमांडरी प्रिंसेस, इन्हें मुस्कान के साथ स्वीकार करें। ये कहते हुए चेन जी ने सीधे 90 सेकंड ग्रेड ताई सुई गोलियां निकालीं और तुरंत वहां मौजूद सभी लोग जम गए। उनकी आंखें हैरानी से एक दूसरे से मिलीं। ये आखिर सेकंड ग्रेड ताई सुई गोलियां थीं, जो भी इन्हें रखता उसके लिए यह एक बड़ी दौलत थी, और फिर भी चेन जियूसी ने इन्हें ऐसे ही सौंप दिया। झोउ पेंग, लियू रोंग और दूसरे लोग इस समय चुपके से चेन जियूसी का मजाक उड़ा रहे थे, सोच रहे थे कि वह बेवकूफ़ है। ऐसा खजाना इतनी आसानी से कैसे दिया जा सकता है? एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें पछतावा होगा। बाकी लोग भी हैरान थे, क्योंकि मियानशुई काउंटी के इन छोटे लोगों ने पहले कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा था। सबको लगा कि चेन जियूसी सच में बेवकूफ़ है। अगर उन्हें ऐसा खजाना मिलता तो वे उसे ज़रूर छिपा लेते। कमांडरी प्रिंसेस को देना तो दूर की बात है, अपने बेटों को भी उस पर हाथ नहीं लगाने देते। हालांकि सिर्फ येऊ ने माथे पर शिकन डाली, सोचते हुए कि चेन जियूसी बहुत चालाक है। उसे ताई सुई गोलियों के बदले भविष्य बनाने का विचार आया था, और सच में येऊ को लगा कि चेन जी ने ज़रूर ताई सुई गोलियों का इस्तेमाल अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया होगा। झाओया को ताई सुई गोलियां देने के उसके दान वाले रवैये से धोखा मत खाओ। वह भी साफ तौर पर खुद को बचाने का एक तरीका था। सोचो, इन ताई सुई गोलियों के साथ 90 गोलियां, सेकंड ग्रेड, यहाँ तक कि वुल्फ स्मोक दायरे के ताकतवर लोग भी ललचा जाते। चेन जियूसी की ताकत के साथ इन ताई सुई गोलियों की रक्षा करना आसान नहीं होता। हो सकता है कि इनकी वजह से उसे जान का खतरा भी हो। इसलिए चेन जियूसी जानता था कि वह इन ताई सुई गोलियों की रक्षा नहीं कर सकता। तो क्यों न सीधे कमांडरी प्रिंसेस के साथ गठबंधन करके इन ताई सुई गोलियों के बदले भविष्य बनाया जाए। हुबेई ग्रीन फॉरेस्ट चीफ के तहत 7वें रैंक के 100 घरों का पद शायद उनका मोलभाव करने का हथियार था। 7वें रैंक के 100 घर, उसी रैंक के जैसा खुद का पद। कमांडरी प्रिंसेस भी इसके लिए ऊंची कीमत चुकाएगी। हालांकि ये सेकंड ग्रेड ताई सुई गोलियां महंगी हैं, लेकिन एक सरकारी पद भी महंगा होता है। येऊ ने इस बारे में सोचा और चेन जी को देखा, जिसने भी उसे देखा। उनकी आंखें मिलीं और सब कुछ बिना कहे समझ गए। इसके अलावा झाओया और चेन जी के बीच पहले ही एक समझौता हो चुका था। इस समय उसने गोलियां लीं और मुस्कुराई। चेन जियूसी बहुत तारीफ के काबिल है और दरबार के प्रति भी वफादार हैं, लेकिन आप सब, झाओया ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन जिन लोगों की तरफ उसने इशारा किया, उन्हें सिहरन महसूस हुई और वे कुछ परेशान हो गए। इसी समय जमींदार वांग ने कहा, कमांडरी राजकुमारी, मैं 100 बोरी अनाज देता हूँ। भले ही मेरे परिवार को थोड़ी मुश्किल से रहना पड़े, लेकिन कमांडरी राजकुमारी की परेशानी दूर करने के लिए यह इसके लायक है। ये सुनकर झाओया ने जमींदार वांग को देखा और कहा, 100 बोरी। जमींदार वांग बहुत उदार हैं। जमींदार वांग ने जवाब दिया, हे कमांडरी राजकुमारी बहुत दयालु हैं। जमींदार वांग के आगे आने पर जमींदार झांग, झोउ पेंग, लियू रोंग और अन्य लोगों ने भी कहा, ठीक है, हम भी 100 बोरी अनाज देंगे। ये सुनकर बाकी सभी ने भी अपना समर्थन दिया। सभी को अपना रुख जाहिर करते देख
झाओया ने काउंटी मजिस्ट्रेट तांग वाननियन को देखा और कहा, तांग काउंटी मजिस्ट्रेट, आपका क्या? तांग वाननियन ने जवाब दिया, कमांडरी राजकुमारी, मैं। ये गरीब नौकर गरीब है। घर में कोई फालतू पैसा नहीं है। हालांकि मैं आपकी परेशानी दूर करना चाहता हूँ, लेकिन सच में मेरे पास पैसे की कमी है। तांग वाननियन ने गरीबी का बहाना बनाया और झाओया ने उसे देखा और कहा, हे, क्या ऐसा है? तो फिर यहोंग हाउस में शेयरों का क्या हिसाब है? तांग काउंटी मजिस्ट्रेट, वे सिर्फ अफवाहें हैं। इस गरीब नौकर का यहोंग हाउस में कोई शेयर नहीं है। हालांकि क्योंकि कमांडरी राजकुमारी पूरे दिल से लोगों के लिए हैं, इसलिए मैं कंजूस नहीं हो सकता। फिर भी मेरे पास सच में अनाज नहीं है। शायद मैं डिज़ाइन वाला चांदी दान कर सकूं। हम कमांडरी प्रिंसेस ने तांग वाननियन को देखा, जो पहले 100 ताइल कहने वाला था, लेकिन उसकी आंखें देखकर उसने तुरंत अपनी बात बदल दी। 1000 चांदी के ताइल। कमांडरी प्रिंसेस को लोगों की मदद करने में सहायता करने के लिए यह एक अनंत पुण्य का काम है। ये सुनकर कमांडरी प्रिंसेस ने कहा, हे तांग काउंटी मजिस्ट्रेट, ये तो काफी खर्च है। तांग वाननियन ने जवाब दिया, ये सब इस मामूली सेवक को करना ही चाहिए। फिर कमांडरी प्रिंसेस येऊ की ओर मुड़ी और येऊ ने कहा, कमांडरी प्रिंसेस, मेरे पास काफी दौलत है। आपको जितनी भी रकम चाहिए, बस कह दीजिए। ये सुनकर कमांडरी प्रिंसेस मुस्कुराई और कहा, हाँ, येऊ, मैं तुम्हारा पैसा कैसे ले सकती हूँ? हालांकि तुम्हारे येऊ परिवार के पास बहुत बड़ी दिव्य शक्तियाँ हैं। तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते कि बाहर से कुछ अनाज मिल जाए ताकि ज़रूरी ज़रूरतें पूरी हो सकें? येऊ ने जवाब दिया, कमांडरी प्रिंसेस, जब तक आप पूछेंगी, चाहे वह 1000 ताइल हो या 5000 ताइल, मैं दे सकता हूँ। लेकिन यह अनाज, कमांडरी प्रिंसेस, सच में मेरी क्षमता से बाहर है। ये सुनकर झाओया ने येऊ को देखा और कहा, नहीं कर सकते। येऊ ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कमांडरी प्रिंसेस, उत्तरी इलाकों में युद्ध चल रहा है और हुबेई रोड के सभी जिले अनाज के लिए जब्ती वाले इलाके हैं। वहाँ कोई अतिरिक्त अनाज नहीं है। हालांकि मैं कमांडरी प्रिंसेस की परेशानियों को दूर करना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। कृपया मुझे माफ़ करें। ये सुनकर कमांडरी प्रिंसेस ने चेंजी की ओर देखा, जिसने मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाईं। कमांडरी प्रिंसेस ने कहा, ओह, हालांकि यह बहुत मुश्किल है, येऊ। तुम्हें भी लोगों की परेशानियों को दूर करने का कोई रास्ता खोजना होगा। येऊ ने थोड़ा माथा सिकोड़ा लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर कहा, हाँ, मैं लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चेंजी ने बीच में कहा, लॉर्ड येऊ, मुख्य रूप से बात अनाज की है। येऊ ने तुरंत कहा, हाँ, अनाज की बात है। मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि दूसरी जगहों से अनाज इकट्ठा करने के तरीके ढूंढूं ताकि मियानशुई की चिंता दूर हो सके। कृपया कमांडरी प्रिंसेस, निश्चिंत रहें, झाओया ने कहा। हे, इससे आपको थोड़ी परेशानी होगी, लॉर्ड येऊ। जैसे ही झाओया ने बात की, उसने चेंजी की तरफ देखा, जो मुस्कुराया। हे, जब तक येऊ खुद इसे मान लेता है, तब तक ये काम हो जाएगा। आज के सेटअप में चेंजी को सिर्फ येऊ के शब्दों की ज़रूरत थी, और अब जब येऊ ने बोल दिया है, तो मामला सुलझ गया है। अब हमें बस सांप को घड़े में बुलाना है।